हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। सुप्रीम कोर्ट के आशीष अग्रवाल के केस की लैंडमार्क रूलिंग के बाद जो सारे केस रीअसेसमेंट में ओपन हुए हैं, रीओपन हुए हैं, उनमें अब डिपार्टमेंट ने 142(1) की नोटिस क्वेश्चनर्स इशू करना स्टार्ट कर दिया है। आपको भी ऐसी कोई 142(1) की क्वेश्चनरी आई होगी जो रीओपनिंग के केस है। और इसमें वैसे तो जो टाइम बैरिंग है, टाइम लिमिटेशन है असेसमेंट खत्म करने का, वो 31 मार्च 2024 है, 1 ईयर। बट ऐसा एक डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने इंटरनल सर्कुलर जारी किया है कि 31 मई 2023 तक ये सारे रीओपनिंग के केस डिपार्टमेंट को फिनिश करने हैं। तो शायद अभी डिपार्टमेंट इज इन हरी टू कंप्लीट द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया है। और एक और बात कि अगर आपने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की है जो 148 की ऑर्डर है उसके अगेंस्ट, फिर भी आपको ये असेसमेंट की जो प्रोसीडिंग कंप्लाइंस है उसको कंप्लाई करना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ फेट ऑफ योर केस। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते आपके वो जो हाई कोर्ट में जो आपने रिट पिटिशन फाइल की है उसके राइट्स तो रिजर्व ही रहेंगे, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की जो प्रोसीजरल कंप्लाइंस है, ये क्वेश्चनरी का जो रिप्लाई देना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि 142(1) की क्वेश्चनरी जो 148 के ओपनिंग के केस है उसमें हम कैसे रिप्लाई दे सकते हैं। मेरे पास ऐसी एक नोटिस है, एसएससी फॉर्म है, यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म की है एक नोटिस। तो देखते हैं कि कैसे हम देख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आपने एक बार नोटिस की है, मैंने तो की है, कि असेसमेंट जब से फेसलेस हो गया है तब से 142(1) क्वेश्चनरी का क्वालिटी काफ़ी सुधर गई है। पहले जब जुरिडिक्शन ईओ के पास असेसमेंट राइट्स थे तब उसके पास एक जनरल फॉर्मेट था और सभी एसएससी को वो इशू कर देते थे, चाहे पर्टिकुलर पॉइंट एसएससी को एप्लीकेबल हो या ना हो। पर जब से फेसलेस में असेसमेंट गए हैं तब से जो क्वेश्चनरी है वो टेलर मेड लग रही है कि एसएससी को एप्लीकेबल हो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि कोई भी क्वेश्चनरी होती हो और क्वेश्चन एक या 2 पेजेस में क्वेश्चनरी खत्म हो जाएगी। जबकि जुरिडिक्शन ईओ के पास जब राइट्स है तब वो 4, 5, 6 पेज की क्वेश्चनरी निकलता था। मोस्ट ऑफ द पॉइंट इररिलेवेंट ही होते थे उसमें। देखते हैं यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ये डिमोनेटाइजेशन का केस है, असेसमेंट ईयर 17-18। ऑलरेडी इसका असेसमेंट हो चुका है और कोई एडिशन नहीं हुआ था पहले असेसमेंट में। देखते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ यू हैव फाइल्ड एनी अपील और एनी अदर एप्लीकेशन अगेंस्ट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर AY 17-18 प्लीज प्रोवाइड सच डिटेल्स। अब यहाँ एसएससी ने कोई रिट पिटिशन या कोई एप्लीकेशन अपील नहीं की है, सो विल सिंपली स्ट्रेटली विल से दैट दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जिन लोग मेरे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिप्लाई करने का। टू द असेसमेंट यूनिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टेड मैडम एंड सर। सब्जेक्ट में रिप्लाई टू नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) इन केस ऑफ एसएससी का नाम लिख दीजिए, पैन सो एंड सो फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18। फिर जो क्वेश्चन है उसका ब्रीफ में आप एक टाइटल बना दीजिए ताकि जो असेसमेंट यूनिट चेक करे, जिसके पास ये जाए, उसको भी ऐसा नहीं रहे कि क्या क्वेश्चन पूछा था। अपील और अदर एप्लीकेशन अगेंस्ट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स, वी हैव नॉट फाइल्ड एनी अपील और एनी अदर एप्लीकेशन अगेंस्ट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग। सिंपली एक ही लाइन में लिखना है, ज़्यादा कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो क्वेश्चनरी में जो स्ट्रेट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्ट्रेट पे ही 1 लाइन या 2 लाइन में मैक्सिमम रिप्लाई देना है। आपको कुछ या टर्न या ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है या फिर जिसमें आपको डिबेट करनी हो, जो आप असेसमेंट यूनिट से यानी ईओ से एग्री नहीं हो, उसमें ही आपको ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत है और लिखने की ज़रूरत है। जो सीधा है, जिसमें कुछ एक ही लाइन में जो रिप्लाई दे सकते हो, तो यहाँ 2-4 लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेंशन योर फैक्ट्स इन वेरी स्ट्रेट मैनर। So that is the first question. Let's get into second question, which is the nature of business and related. So second question है
Give a brief note on modus operandi of your business concern. Submit your balance sheet and profit and loss account along with the all schedules and annexure. Here are also it is very easy. यहाँ एक रिटेल साड़ी की शॉप है, तो मैंने सिंपली वन लाइन में ही लिख दिया है, बट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप थोड़ा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप समझा सकते हो। ट्रेडिंग में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो गुड्स है या जो अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो वो आप मेंशन कर दो एक या दो लाइन में, दैट इज़ मोर देन इनफ। We are in retail trade of sari and other ethnic ladies apparel. We have been into this business for more than 20 years now. We are enclosing here with audit and balance sheet and profit and loss account, 3CD report and ITR and computation of income for the financial year 16-17. उसको annexure A बना दीजिए। Then let's see the third question. Please provide bank statement of all bank accounts maintained by you during the financial year. This is also very easy. यहाँ उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं। सो यहाँ बैंक अकाउंट्स की पहले यहाँ एक डिटेल डाल दीजिए कि कौन कौन से बैंक है, कौन सी ब्रांच है और कौन सा अकाउंट टाइप है। We are enclosing here with bank statement for the financial year 16-17 of the following bank accounts held by us during the year. जो उस ईयर में बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट जो आज की डेट में है और पहले तब नहीं था, उस वो देने की ज़रूरत नहीं है, बट पर्टिकुलरली उस ईयर में जो बैंक अकाउंट आपने हेल्ड किया है उसकी ही डिटेल्स देनी है। यहाँ डिमोनेटाइजेशन का केस है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट पहले मांगे हैं। सो दैट वाज इट, उसको एनेक्चर 2 बना दीजिए। देन लेट्स गेट इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। Submit the source of cash deposits into bank account during the financial year in following manner. ये उन्होंने एक टेबल दिया है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आप एक एक्सेल में अलग से शीट बना दीजिए, मंथ वाइज या फिर डे वाइज या मंथ वाइज, जो आपको इजी लगे, और फिर उसको पीडीएफ बना लीजिए। और यहाँ सोर्स तो एक ही है क्योंकि ये रिटेल बिजनेस है, तो उनको कैश मिलती है रोज़, कैश का ही धंधा है। सो मैंने अकॉर्डिंग वी आर enclosing here with month wise detail of cash deposits made by us in bank accounts, the one and only source of cash deposits and receipts from the sale of sari and other apparels, which is the main business of the SSC. So here source is very simple, but अगर आपका source अलग है तो you have to explain it in अलग अलग सोर्स है कैश डिपॉजिट्स के, तो आपको एक्सेल में ही सोर्स भी डिफाइन करने होंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। सो मैंने एक ही लाइन में यहाँ लिख दिया है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज सबमिट द 26 As डाउनलोडेड फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल। अब यहाँ मेरी एडवाइस है कि जो 26 As है आप लेटेस्ट ही डाउनलोड करके उनको दीजिए, ना कि जब आपने रिटर्न फाइल किया हो तब का। लेटेस्ट डाउनलोड करके देने से it looks better. We are submitting here with 26 As for the financial year 16-17. We would like to submit that we have duly offered income appearing in 26 As. उन्होंने पूछा नहीं है, but it is always better to mention कि जो 26 As में इनकम है वो एसएससी ने ऑलरेडी टैक्स के लिए ऑफर कर दी है। So that was it. Then उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछा है। Submit the details of your expenses as booked in your profit and loss account for the financial year 16-17. अब यहाँ उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस का जिक्र नहीं किया है, एक जनरल क्वेश्चनरी पूछी है, तो हमें पता नहीं है कि कौन से एक्सपेंस की डिटेल्स देनी है और क्या डिटेल्स चाहिए उनको। लेजर चाहिए या फिर उसका सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए, कुछ नहीं लिखा है, एक प्लेन लिखा है कि सबमिट द डिटेल्स। सो वी कैन ऑलवेज आस्क देम कि कौन सी डिटेल्स चाहिए आपको, कौन से हेड के एक्सपेंस की डिटेल्स चाहिए, क्योंकि पीएनएल में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि आपको कौन सी डिटेल्स चाहिए। As seen from the profit and loss account, there are various expenses debited under the multiple heads, and so let us know for which particular expense detail is being sought. We will furnish the same in next submission. You can always say that कि आपको कौन से अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए। You don't need to submit the simply all the ledgers, वो तो बहुत सारी ledgers आई होंगी। So you just have to mention this.
एंड द लास्ट इज प्रोवाइड अ कंप्यूटेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर ही दे दिया है यहाँ. So you just have to ideal computation for the financial year 1670. So you don't need to mention it again here. And then last para you can always mention, we hope this submission meets your requirements. We are also willing to furnish any information that might be intimated during the hearing or called further during the assessment proceedings. For name of the assessee, so and so enclosed as above. So that was it. This was a very simple and to the point questionnaire. ये बहुत ही प्राइमरी क्वेश्चनरी है. इसके बाद जो डिटेल सबमिट की है उसके अकॉर्डिंग दे विल इशू अनदर क्वेश्चनरी. जो सोर्स है उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसको जो कैश सेल्स है उसके साथ टैली भी करना पूछेंगे. लेट्स वेट फॉर द सेकेंड क्वेश्चनरी. सो बट इस क्वेश्चनरी से आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड. सो दैट वॉज इट. होप ये वीडियो को पसंद आई होगी एंड इट विल हेल्पफुल in drafting your 142.1 questionnaire reply. So thanks for watching my video. Have a good day.